अब आप भी हमारा इंटरव्यू लेने आई हैं मानो, तो आप जान के आएँ कि अब उनके पास चलने, जैसे आप बस में सफ़र करो और आपकी बगल में जाके मैं बैठ जाता हूँ, तो आप भी एक बार मेरी शक्ल को देख करके दूसरी सीट पे जाने की कोशिश करोगी। क्या अपनी बात बताऊं? नहीं होता है ऐसा? नहीं, मैं अपनी बात बताऊं, मुझे ऐसा कोई इशू नहीं है। नहीं, ऐसा होता है। शादी तय हो गई थी। अटैक के बाद क्या हुआ? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि अटैक के बाद चीज़ें बदल जाती हैं, लोगों का नज़रिया बदल जाता है। उसके बाद क्या हुआ? मेरे साथ तो मेरी तो लव मैरिज ही हो रही थी, लेकिन जो मेरे लवर्स थे उनका कहना है कि आज तुम्हारे साथ ये क्राइम हुआ, कल मेरे साथ कोई हादसा हो जाता, क्या तुम मेरा साथ छोड़ देती है? जो गेस्ट आते हैं, जो लोग आते हैं, उनका आपके प्रति ट्रीटमेंट कैसा होता है? वो आपको कैसे देखते हैं? कस्टमर तो मेरे से फिलहाल जो भी कस्टमर मिला है मुझसे बहुत अच्छे से तमीज़ से प्यार से बात किया है। ना किसी हमसफ़र ना किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। राहत इंदौरी साहब जब ये लाइनें शायद कह रहे होंगे तो उनके दिमाग में कुछ ऐसे लोगों की कहानी होगी जिन्होंने अपनी लड़ाई खुद लड़ी और समाज में अपनी लड़ाई को लड़ते लड़ते उन्होंने खुद भी जीना सीखा और अपने जैसे हज़ारों करोड़ों लोगों को जीना सिखाया। आज हम लखनऊ में हैं, हम यहाँ जो अंबेडकर मेमोरियल पार्क है वहाँ आए थे। रोड के ठीक सामने जैसे ही हमने रोड क्रॉस किया तो हमारी नज़र पड़ी शीरोज़ हैंगआउट पे। ये वो कैफ़े है जहाँ सारी एसिड अटैक सर्वाइवर्स काम करती हैं और इसे चलाती हैं। अपने ज़िंदगी को जीने के लिए डिग्निटी के साथ एक रोज़गार अपना चुना है उन्होंने और ये छाँव फाउंडेशन के ज़रिए इसे चलाया जाता है, जहाँ इस तरीके की जितने भी एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं वो काम करते हैं, खुद के लिए इंडिपेंडेंट हैं और अब इसके ज़रिए वो समाज में किसी पर निर्भर नहीं है और पूरी डिग्निटी के साथ जी रहे हैं। और इस कैफ़े को जो चलाते हैं या यहाँ पे जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं अभय जी हमारे साथ इस वक्त हैं। तो अभय जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कब शुरुआत की आप लोगों ने इसकी और इसके पीछे मंशा क्या रही? जी, इस लखनऊ कैफ़े की बात करें तो ये कैफ़े 2016 में स्टार्ट हुआ था और बाकी हमारा जो मेन प्रोजेक्ट है, पायलट प्रोजेक्ट है शीरोज़ हैंगआउट का, वो हमने 2014 में आगरा में स्टार्ट किया और इसका एकमात्र उद्देश्य था कि एसिड अटैक सर्वाइवर्स का जो पुनर्वास है, रिहैबिलिटेशन है, उसमें उनको हम हेल्प कर सकें और एक ऐसा सेंटर डेवलप करें जहाँ पर वो आएँ, कुछ एक ट्रेनिंग सीखें, कुछ एक काम सीखें और उसके बाद में उनको सशक्त किया जा सके, उनको एक इस लायक बनाया जा सके कि वो कुछ अपने जीवन में सार्थक कर सकें, अपना जीवन सुचारू ढंग से चला सकें। ये छाँव फाउंडेशन के ज़रिए चलाया जाता है, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, तो ये प्रोजेक्ट जो है वो हमारी छाँव फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसका इनिशिएटिव है और छाँव फाउंडेशन ने 2014 में ऑर्गेनाइजेशन एज अ एनजीओ, एज अ ऑर्गेनाइजेशन खुद को रजिस्टर जब करवाया तो उसका उद्देश्य था कि एसिड अटैक के मुद्दे को लाइमलाइट में लेके आया जाए, मेन लाइट में, मेन स्ट्रीम में रखा जाए, क्योंकि 2013 से पहले एसिड अटैक्स को कोई जानता नहीं था और कोई ऐसा नियम नहीं था, कोई ऐसा कानून नहीं था जिसमें एसिड अटैक्स को क्राइम की कैटेगरी में रखा जा सके। तो ये जो प्रोजेक्ट हमने 2014 में स्टार्ट किया था, मतलब सबसे पहले कैंपेन इंट्रोड्यूस किया गया, स्टॉप एसिड अटैक्स, और उसके बाद में हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाई छाँव फाउंडेशन। देन हमने प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया शीरोज़ हैंगआउट, इस उद्देश्य से कि उनको हम लोग एक एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे, क्योंकि सर्वाइवर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है अटैक के बाद में ऑब्वियसली मेडिकल, उनको ट्रीटमेंट मिलने में दिक्कत होती है, उसके बाद में उनके लिए एक समस्या है कि उनको कहीं काम नहीं मिलता, कहीं वो जॉब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि उनके फेसेस जले हुए हैं। तो इस पूरे बात को ध्यान में रखते हुए कैफ़े शीरोज़ हैंगआउट को इंट्रोड्यूस किया गया। जैसा आप इसको अगर आप स्पेल करेंगे शी प्लस हीरोज़, तो ये क्योंकि यहाँ पे लड़कियाँ चलाती हैं, लड़कियाँ हीरोज़ हैं, दैट्स वाई इसका नाम जो है वो शीरोज़ हैंगआउट रखा गया था। जी, तो यहाँ आपके ये लखनऊ में जो आपका ये कैफ़े है, इसमें कितने एम्प्लॉयज़ हैं टोटल? यहाँ पे अभी 15 सर्वाइवर्स काम कर रहे हैं। जी। और वो सभी महिलाएं हैं? इसमें 14 जो है महिलाएं हैं, एक पुरुष हैं। अभी मतलब एक धारणा बनी हुई थी कि एसिड अटैक्स जो है वो सिर्फ महिलाओं पे होते हैं, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। एसिड अटैक्स कहीं से भी जेंडर बायस नहीं है, दोनों ही लोगों पे अटैक हो रहे हैं और लगभग ओवरऑल अगर हम रेशियो की बात करेंगे तो 60-40 का रेशियो है। तो 60% महिलाएं हैं और 40% पुरुष भी इन हमलों के शिकार हो रहे हैं। जी जी, तो क्या हम आपके एम्प्लॉयज़ से बात कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप चलिए उनसे बात कर लेते हैं।
अच्छा, ये आपने एक बहुत अलग चीज़ बताई कि जो सर्वाइवर्स हैं वो मेल फीमेल दोनों हैं, हाँ जी। क्योंकि विकृत मानसिकता किसी की हाँ जेंडर देख के तो वो होते नहीं। जी 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 और ये आपके एम्प्लॉयज़ हैं। हाँ 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 तो आप लोग को बात अच्छा, आपके डेस्क पे जो बैठी हैं ये भी। हाँ हाँ ये सर्वाइवर है, आप इनसे बात कर सकते हैं जी। हेलो, आपका नाम? गरिमा जी। गरिमा, आप कब से काम कर रही हैं यहाँ? मैं 2016 से काम कर रही हूँ यहाँ 16 से काम कर रही हैं, जी। तो काफ़ी शुरुआत से, जब से शुरू हुआ है तब से ही काम कर रहे हैं। पर। उसकी कुछ दिनों बाद कुछ दिनों बाद जी। गरिमा, वैसे तो पूछना नहीं चाहिए, शायद आपको वो चीज़ें याद दिलानी नहीं चाहिए, लेकिन कैसे हुआ था ये, स्टोरी क्या है इसके पीछे? मेरे ऊपर अटैक 2008 में हुआ था और किसी अनजान व्यक्ति ने किया था। मैं स्कूल से पढ़ के वापस आ रही थी। आप बिल्कुल उनको नहीं जानती थी? नहीं मैम, कोई आइडिया नहीं था। नो। और ऐसे सडनली उन्होंने आप पे एसिड अटैक? हम कई फ्रेंड्स थे, पढ़ के वापस आ रहे थे तो रास्ते में हो गया था ऐसा अचानक से? जी। उसके बाद फिर आप उस समय कितनी उम्र होगी आपकी? 12-13 साल की थी जी। तो ये जो कैफ़े है और जहाँ जो आपको काम मिला, इससे पहले कहाँ काम करती थी? कुछ और करती थी? नहीं मैम, मैं पढ़ाई करती थी। पढ़ाई करती थी, उसके बाद सीधे आपने यही ज्वाइन कर लिया? जी। यहाँ काम करना और जैसे कहीं और काम करना या उसके बारे में सोचना, दोनों में कितना फ़र्क है? और यहाँ क्या अलग है? क्या अच्छा लगता है आपको यहाँ? यहाँ पर सब अपने हैं, मतलब अटैचमेंट है, अपने जैसा लगता है। और जब मैं यहाँ पर आई थी तब मैंने पहली बार घर छोड़ा था, तो तब मुझे बहुत अजीब लगा था, शायद मन नहीं था काम करने का, पर अब मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर काम करके। क्योंकि यहाँ पे कोई आपको जज नहीं करता, है ना? यहाँ पर एकदम अपने जैसा फील होता है। और यहाँ पर अब गेस्टों से भी बहुत एकदम अपनापन जैसा लगता है। और पहले क्या था, पहले गेस्ट आते थे एकदम अजीब तरीके से देखते थे, पर अभी उनको भी शायद पता है। गरिमा, जिसने आपके साथ ये किया एसिड आप पे का, आप उसको जानती नहीं, बाद में भी नहीं जान पाए, उसको लेके क्या फीलिंग आती है? पहले जब यहाँ नहीं आई थी तब मुझे बहुत बुरा लगता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। और मैं घर से बाहर ज़्यादा नहीं जाती थी और फंक्शन वगैरह में भी नहीं जाती थी, लेकिन तब बुरा लगता था, पर अब नहीं लगता। लेकिन जब यहाँ आए, लोगों को देखा तो मुझे लगा कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तो और अकेली मैं नहीं हूँ ऐसी, तो मुझे बुरा नहीं लगता। सब अपने जैसे लगते हैं और बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये आपके कस्टमर हैं? आपसे बात कर सकती हूँ? मास्क हटा दीजिए। आपका नाम? मेरा नाम रेशमा है। रेशमा जी, आप कब से यहाँ काम कर रही हैं? 2016 से, जब से ये स्टार्ट हुआ है। जी जी बहुत पुरानी एम्प्लॉई हैं आप। जी। रेशमा, आपकी क्या स्टोरी है? क्योंकि मुझे लगता है मैंने ये देखा, इसमें भी आपका जो पोस्टर है वो है, बड़ी खूबसूरत लग रही हैं आप पहले तो। थैंक यू। तो ये बताइए, आपके साथ जो घटना हुई वो कैसे थी, क्या हुआ था? मैम, अब वो घटना जो हुई है मैं वो उसको भूलना चाहती हूँ, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करना चाहती थी। वो एक हादसा था, हो गया, और मुझे लगता है उसके बाद मेरी बहुत अच्छी लाइफ हो गई। मैं अपने शिरोज़ के बारे में बता सकती हूँ। वो बहुत बुरे दिन थे, बहुत ही वैसे दिन थे, मगर ये हैगा कि वो दिन भी हुए तो अच्छा ही है कि ताकि मेरे साथ अच्छा तो हो रहा है। अब तो मेरी अच्छी लाइफ हो गई है ना। उससे पहले की लाइफ मेरी बहुत ही मतलब बेकार थी। और कुछ भी मेरी ज़िंदगी में, मैंने लखनऊ तक नहीं शहर देखा था। मेरी लखनऊ में शादी हुई है, मैंने लखनऊ शहर तक नहीं देखा था। मगर शिरोज़ में काम करने के बाद मैंने शिरोज़ में गोमती नगर देखा और इतना बड़ा रेस्टोरेंट देखा। इतने बड़े रेस्टोरेंट में मैं काम करती हूँ। काफ़ी लोग मुझसे मेरी बहुत इज्जत करते हैं। यहाँ पे सब मुझे बहुत ही दीदी दीदी कह के बुलाते हैं। और मेरे सर लोग भी हैं, मुझसे रेशमा जी कह के बात करते हैं। और यहाँ पर मतलब बहुत दूर दूर से आते हैं। आपने यहाँ फ़ोटो में देखा ही होगा कितने सेलिब्रिटीज़ आए हैं। और मतलब इतनी इज्जत मिली, कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि इतनी अच्छी लाइफ होगी मेरी। तो आपके लिए इज्जत सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको यहाँ मिल रही है। जी जी, बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि एक औरत ज़ात को ये समाज में इज्जत नहीं मिलती है। वो लड़की पैदा हुई, उसको बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, एक तरह से वो बोझ है, फिर उसकी शादी कर दी, फिर उसके बाद उसकी ज़िंदगी ख़त्म। बच्चे पैदा करना, उसको घर में संवारना, फिर उसके बाद ज़िंदगी ख़त्म हो जाती। कोई उसको इज्जत नहीं देता है, ना ही माँ बाप के यहाँ इज्जत मिलती है। सिर्फ माँ बाप एक ऐसी चीज़ है जो अपने बच्चों को इज्जत देते हैं, फिर उसके बाद हमें नहीं लगता कि कोई उसको इज्जत देता है। बस उसका यही काम है, बड़े पैदा होना, घर में दब के रहना, पढ़ाई लिखाई ना करना, फिर उसके बाद उसकी शादी हो जाना, ससुराल जाना, पति के ताने सुनना, बच्चे पैदा करना। लड़का पैदा किया तो आप बहुत अच्छी बहू हैं, लड़की पैदा किया तो आप बहुत बेकार है। तो हमें तो नहीं लगता कोई सी, हाँ, अगर आप इतनी भी हिम्मत पे आ जाती हैं तो आप लड़कों से कम नहीं है। तो आज वो मैंने सीख लिया है और वो मैं कर रही हूँ। आज मैं एक मर्द भी हूँ, एक अपने बच्चों की अच्छी माँ भी हूँ। और मेरी 5 बेटियाँ और 1 बेटा है। और मेरी एक बेटी की शादी हो गई है और मैं नानी भी बन गई हूँ।
और एक बेटी की 7 अक्टूबर को शादी भी है। अच्छा, तो हम मुझे आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। और मैं तो सभी को चाहूँगी बुलाना, मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि एक मैं अपनी बेटी की खुद से शादी कर रही हूँ और मुझे अपने आप पे गर्व है और हर माँ को ही अपनी बेटी पे गर्व होना चाहिए। आप अपने पति के साथ नहीं रहती अब? नहीं, नहीं पति के साथ मतलब मैं रहती हूँ, मतलब मैं सब कुछ खुद कर रही हूँ। रहती तो मैं पति के साथ हूँ मगर मैं खुद अपनी बेटी की शादी कर रही हूँ। आप कमाती खुद है, रहती अपने हस्बैंड के साथ हैं? लेकिन मतलब मजबूरी ऐसी हो पड़ गई कि बच्चियों का साथ था, क्योंकि मैंने यही बात आपसे स्टार्टिंग में आपकी ज़्यादा बच्चियां हैं? नहीं, ज़्यादा बच्चियाँ हैं, वो तो मैं सब कर ही रही हूँ। सिर्फ बेटियां हैं। बेटियां हैं मगर ये है कि समाज जीने नहीं देता है ना। हाँ। समाज की वही बात आ गई हाँ। कि जीने नहीं देता है ना। एक मर्द का सहारा ज़रूरी होता है। तो इसलिए हस्बैंड के आप हस्बैंड के साथ हूँ और बच्चियों को भी। भाई मेरी तो अकेली ज़िंदगी गलत हो ही गई है, बर्बाद हो चुकी थी। तो मैं नहीं चाह रही थी कि अपनी बच्चों की ज़िंदगी भी मतलब बच्चियों की इस तरह से करूँ। माँ बाप का दोनों का प्यार ही मिलना है, अच्छी बात है। और कहीं जब शादी करते हैं आप ना, तो वो अपने ये नहीं देखता है कि आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसको तो ये चाहिए कि माँ कैसी है बाप कैसा, दोनों को साथ में ही होना ज़रूरी होता है। तो इसलिए मेरे लिए ये मतलब बहुत उसकी बात है और मैं आज बहुत ही खुश हूँ और मैं अपने पर गर्व करती हूँ और मैं शिरोज़ में काम करती हूँ। मुझे इस चीज़ का कोई भी वो नहीं है। रेशमा, आप सिर्फ आप ही नहीं, आप पे बहुत से लोग गर्व करेंगे और मैं आपसे मिल के मुझे आप पे बहुत फक्र हो रहा है। आपका एक बेटा है? जी जी, वो अभी 6 साल का है। 6 साल का। अपने बेटे को, क्योंकि आपने इसे झेला है, तो अपने बेटे को कैसी सीख देना चाहती है और कैसा चाहती है कि वो बने? मैं ये चाहती हूँ कि मेरा बेटा पढ़ाई लिखाई करे और अच्छे से। और पहली बात तो मैं अपने बेटे को ये समझाती हूँ कि लड़कियों की इज्जत करो। मैं अपने बेटे को बिल्कुल भी इतना वो नहीं करती हूँ। मैं अपनी बेटियों को जितना चाहती हूँ, जितनी इज्जत मैं अपनी बेटियों को देती हूँ, मैं अपने बेटे को इतनी नहीं करती हूँ, ताकि उसको अभी से इस चीज़ का एहसास रहे कि नहीं, ये मम्मी मेरी बहन को ऐसा करती तो मुझे भी ऐसा करना। अगर वो लड़ाई झगड़ा भी करता है, कुछ गलत बोल देता, तो मैं उससे तुरंत डांटती हूँ कि नहीं, उनको अच्छे से बोलो, उनकी अपनी है, उनको जी जनाब से बात करो, अच्छे से करो। वो अभी इतना सा है, मैं अभी से उसको सीख देती हूँ। और एक मैं मैसेज देना चाहूँगी, हर महिलाओं को देना चाहूँगी कि कभी भी वो अपने आप को ये ना समझे कि बस मेरी ज़िंदगी मतलब शादी हो गई, बच्चे पैदा करना है और दुख में रहना है। नहीं, अगर आपको दुख भी मिलता है, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनको दुख मिल रहा है, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, आप क्यों दुख झेल रहे हो? आप भी हिम्मत करो, जैसे मैंने हिम्मत की, आप भी हिम्मत करो, बाहर निकलो। देखिए, पैसा है तो सारी खुशियाँ हैं, पैसा नहीं है तो कोई खुशी नहीं है। फाइनेंशियली आप अगर इंडिपेंडेंट है जी जी, तो मैं यही कहना चाहूँगी, आप भी बाहर निकलिए, आप भी मेहनत करिए। जब आप पैसे लेंगे ना, आपका पति कुछ कहेगा, ना आपके बाप कुछ कहेंगे, ना आपके ससुर सास कोई कुछ नहीं कहेगा, ना मोहल्ले वाला कुछ कहेगा। जब आप अच्छे से पहन उड़ के निकलेंगे ना, तो कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो रहा है सब। तो ये मौका आपको शिरोज़ ने दिया? जी बिल्कुल, मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं बहुत ही शुक्र अदा करना चाहूँगी आलोक जी का, क्योंकि उन्होंने मेरा इलाज भी कराया, उन्होंने मेरे लिए मार भी खाई है। क्योंकि अगर वो ना खड़े होते, ऊपर वाले की तरफ से मेरी ज़िंदगी थी और आलोक जी ने जो मेरे लिए किया है, तो मैं उसको कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकती। उनका तहे दिल से शुक्रिया करूँगी। आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। एक टाइम ऐसा था जो डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपका पैर भी काटा जा सकता है, आप चल नहीं सकती हैं। तो मैं आलोक जी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे लिए इतना किया और अल्लाह उनको और तरक्की दे और भी जैसे मेरी मदद की, इसी तरह से लोगों की और वो मदद करें। रेशमा, सच में आपसे मिलके मैं मतलब अंदर से भी मुझे बहुत खुशी हो रही है। और क्योंकि आपने पहले ही कहा कि आप उस दौर को याद नहीं करना चाहती। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए मैं आपसे वो पूछूंगी भी नहीं, लेकिन अगर आप ऊपर देखेंगे तो शायद आपको इनकी स्टोरी पता चलेगी और मुझे वो पढ़ के ही अंदर से ना, मतलब जिसे कहते हैं कि हमारा रोंगटे हमारे खड़े हो जाते हैं। मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती और आपने वो झेला है और उसके बाद अब आप इतनी हिम्मत से यहाँ खड़ी हैं, काबिले तारीफ़ है। आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू। और आपकी जो ये इज्जत और आपकी जो ये हौसला अफजाई है, मैं चाहती हूँ इसे आगे भी औरतें अपनाएं और आपको देख के सीखें। थैंक यू सो मच। चलिए आइए, इनके और भी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जो इतने ही हिम्मत वाले और इतने ही ज़्यादा जुझारू हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा, तो जैसा कि अभय जी ने हमें शुरुआत में एक चीज़ बताई थी कि ज़्यादातर जो धारणा है वो ये है कि जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स होती हैं वो महिलाएं होती हैं, लेकिन जब एक विकृत मानसिकता का कोई व्यक्ति होता है तो वो ये नहीं देखता कि वो किस पर अपनी विकृत मानसिकता निकालने वाला है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो या किसी भी एज में आप वो ऐसा कर सकते हैं। इसका एक उदाहरण यहीं पे है। उन्होंने बताया कि 40-60 का रेशियो है, यानी कि अगर 60% जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं वो लड़कियां हैं, औरतें हैं, तो 40% इसमें आदमी भी, मर्द भी शामिल है। और इस वक्त मेरे साथ एक एम्प्लॉय हैं जो यहाँ पे हैं और ये मेल है। आपका नाम? कुंवरदेव जी, कुंवरदेव दीक्षित। हाँ, कुंवरदेव जी, आप कहाँ के हैं? मैं भरतपुर राजस्थान से हूँ। अच्छा, राजस्थान से। यहाँ कब से काम कर रहे हैं? यहाँ मेरे को 2.5-3 साल हो गए, तीन साल। कैसा लगता है यहाँ काम करके? अच्छा लगता है मुझे।
कुंवर देव जी, जैसे कि मैं बता रही थी कि जो धारणा है लोगों के मन में कि ज़्यादातर जो होती हैं वो औरतें सर्वाइवर होती हैं, लेकिन क्योंकि आपके साथ भी ऐसा हुआ है, आपके पीछे की स्टोरी क्या है, ये कैसे हुआ आपके साथ? मैडम मैं 14 साल का था उस टाइम में, ना मेरी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं था। मतलब आए तो मेरे पिताजी को ऊपर डालने के लिए वो। रात का समय था, उन्होंने बाहर से गेट पे दरवाज़ा खटखटाया तो सिस्टर ही खोलने जा रही थी गेट को, तो मैंने उन्हें धक्का देकर उनको गिरा दिया फिर बचपने में ही। तो गेट को मैंने खोला, फिर जैसे मैंने गेट को खोला है तो कुछ तो बोले बच्चा आया यार, बच्चा आया, छोटा बच्चा आया, तो कुछ बोले डाल दो, तो मेरे ऊपर एक्सीडेंट था कुछ। देव जी, जिस समय ये घटना हुई आप 14 साल के थे, 14 साल का। यानी कि उस समय आपके स्कूल, आपकी पढ़ाई, बाहर जाना सब कुछ था, आपका पूरा आगे जीवन था। उसके बाद जो समाज में जो लोग होते हैं, जिस तरीके से वो ट्रीट करते हैं, वो भी आपने झेला होगा। ना समाज में भी वो ट्रीट करते हैं लोग, तो बोलता हूँ जैसे। अब उसके बाद मैं 6-7 महीने हॉस्पिटल में रहा था, उसके बाद फिर मैं घर पे भी आ गया। घर पे आने के बाद में फिर ये होता है कि घर से बाहर नहीं निकला जाता है, मतलब घर में पैक हो गए। मतलब जैसे हमारे चेहरा को देखते, जैसे हम बाहर निकलते, जैसे बाहर निकलने की कोशिश करते थे बच्चे, वो भी डरते हमारे चेहरा को देख करके। और जैसे हम कोई शादी ब्याह पार्टियों में हम कहीं भी नहीं जा सकते हम। अब आप भी हमारा इंटरव्यू ले मैंने आई हैं मानो, तो आप जान के आएँ कि अब उनके पास चल लें। जैसे आप बस में सफ़र करो और आपकी बगल में जाके मैं बैठ जाता हूँ, तो आप भी एक बार मेरी शक्ल को देख करके दूसरी सीट पे जाने की कोशिश करोगी क्या? अपनी बात बताऊं? नहीं होता है ऐसा। नहीं, मैं अपनी बात बताऊं, मुझे ऐसा कोई इशू नहीं है। नहीं ऐसा होता है। जैसे आप मतलब हम बस बाकियों की बात मान सकती हम सब हम बस में बैठ गए, हम आप बैठी बस में और सीट का माँ की बगल में जाके बैठ गए, तो आप भी एक तरफ ये करेंगे कौन मेरी बगल में आके बैठ गया थोड़ा। तो हम लोगों का जीवन है जो बहुत मतलब बहुत कठिनाई चाहिए। हाँ, मतलब ना कोई शादी ब्याह अटेंड कर सकते हैं, ना कोई हम मार्केट घूम सकते हैं। मतलब तो मतलब मैं 26-27 साल से हम लोग 26-27 साल हो गए, तो मतलब एक कमरे में पड़ा रहना, मतलब अंधेरा ज़्यादा पसंद था। मतलब कोई हमारे को चेहरे को देखे नहीं, मतलब बाहर नहीं निकले। हाँ, जैसे कोई शादी ब्याह में बुलाते तो मैं बिल्कुल नहीं जाता था। मतलब एक बच्चे के लिए कि उस समय हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, हम बड़े होते हैं, लोगों से मिलना जुलना, हम डेवलप हो रहे होते हैं। आपने उस दौर में ये चीज़ें देखी, उसके बाद पढ़ाई वढ़ाई पूरी करने के बाद आपने कहीं जॉब की या सीधे यहीं? मैं जो उस टाइम मेरे ऊपर तेजाब डला था, उस टाइम मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था। उस टाइम 8वीं क्लास में पढ़ता था। फिर मैंने उसके बाद पढ़ाई कुछ नहीं, मतलब स्कूल भी कोई भी चेहरा को देके कोई भी नहीं लेता था। मतलब घर से बाहर निकलना नहीं देते थे, मतलब मुश्किल एडमिशन दे देते, मतलब हमको डर लगता था। मतलब बाहर जाने। हाँ, मतलब मिलने में हमको डर लगता था। मतलब किसी के सामने जाएं, कोई हमको चेहरा को देख के क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, तो मतलब बहुत कोई भूत, कोई जिंद, कोई कुछ, मतलब अपने आप में क्या है। समझदार तो ये कहते हैं एक्सीडेंट हो गया यार, बहुत से वो करते हैं। तो मतलब जब आपने जॉब करने के सोचा कि आपको अब इंडिपेंडेंट होना था, फाइनेंशियली कुछ करना था, तो आपने इससे पहले कहीं जॉब किया था या यहीं आए थे? नहीं, मैंने कहीं भी जॉब नहीं किया था और मुझको यहाँ के बारे में पता भी नहीं था। एक दोस्त ने बताया था मेरे को कि यार ऐसे छाऊ फाउंडेशन है, वो इस तरीक़ा से वो चला रही है, आप उनसे कॉन्टेक्ट करिए। तो जब छाऊ फाउंडेशन का नाम सुना तो हमने सोशल मीडिया पे देखा, सर्च किया। मेरे दोस्त था, वो पढ़ा लिखा था, उसने सर्च किया था। उसमें लक्ष्मी अग्रवाल के लिए भी मैसेज किया था मैंने, उनके लिए फ़ोन किया था, उनकी उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया लक्ष्मी अग्रवाल। फिर क्या है, जैसे आलोक जी का नंबर वगैरह, इनका भी नंबर वगैरह लिया, फिर इनसे बात की आलोक जी से। फिर आलोक जी ने मुझको आगरा बुलाया। आगरा मेरी आलोक जी और बम्बई की और थी कुछ, उनसे मेरी बातचीत हुई थी। फिर इनसे बताया मैंने सारी स्थिति, भाई मैं इस तरीक़ा से बहुत परेशान है, कोई काम धंधा हमको मिलता नहीं है, मतलब बंदे कमरे में पैक रहते हैं, मतलब बाहर नहीं निकलते। मतलब फिर ये बोले कि ऐसा है, आप आइए लखनऊ आइए आप। हाँ, फिर मेरे को लखनऊ बुलाया यहाँ पे। मतलब मैं बाहर वहाँ जहाँ आया हूँ, यहाँ भी जब मैं शुरू में आया फर्स्ट टाइम, तो मेरा चश्मा दिखता था। मतलब चश्मा ही दिखता और कुछ नहीं दिखता मेरे को। तो बोलता हूँ कि सारे कपड़े जैसे अब हम खुला बैठे हैं, तो यहाँ लड़कियों को देख करके मतलब एकदम हिम्मत आई है मेरे को। मतलब अब यहाँ घूमना फिरना, हाफ भी टी शर्ट पहन सकते हैं, मतलब एकदम वो आ गया है। मतलब ये कि अब यहाँ पे तो मतलब कोई जज नहीं करेगा। हाँ, यहाँ पे कोई वो नहीं करता, कोई सवाल नहीं करेगा। नहीं। लखनऊ के लोग तो वैसे भी अच्छे हैं। लखनऊ के लोग वैसे भी अच्छे हैं। नहीं, मैंने सुना है कि लखनऊ नवाबों का शहर है। वास्तव में अच्छे लोग हैं लखनऊ के लोग। हाँ, तो यहाँ आपको उस अंधेरे से आज़ादी मिली। आ जाते। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपकी स्टोरी सुन के, और आप जिस तरीके से आज़ाद महसूस कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ इस आज़ादी को और बढ़ाइए। जैसे आज़ादी सी मिलती है ना किसी को बाहर निकले, एकदम आज़ादी, वो आज़ादी में आपको आके आज़ादी करके एकदम आज़ादी सी मिली है शुरू में।
चाहती हूँ आपकी आज़ादी बनी रहे और आगे आप और ज़्यादा चीज़ें अचीव करें, यहाँ से भी ज़्यादा। सभी स्टाफ भी हमारा पूरा अच्छा है, जो भी टीम है यहाँ की छाव फाउंडेशन की सरोज जी बहुत ही अच्छे लोग हैं और हमारी जैसी कोई बात होती है बहुत गंभीरता से लेते हैं, मतलब ये हाँ बहुत अच्छी टीम है मतलब सरोज फाउंडेशन की। थैंक यू सो मच देव जी। चलिए हमारे साथ कविता है और कविता भी यहाँ काम करती हैं। कविता कब से काम कर रहे हो आप यहाँ? मुझे 4 साल होने वाला है 4 साल हो गए। जी। कविता आपके पीछे की जो स्टोरी है, जिस तरीके से स्टोरी कहना तो इसे गलत ही होगा, हादसा है ये, और वो हादसा था वो कैसे हुआ वो बता दीजिए। मेरे साथ 2012 में हुआ था, लखनऊ में मैं रहती हूँ, आलमबाग का है केस। जी, जो अटैकर था ऑलरेडी वो शादीशुदा था, वो मुझसे शादी मतलब रिलेशनशिप करना चाहता था। जब उसको पता चला कि मेरी शादी तय हो गई किसी और से, तो उसने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। 2-3 बार उसने धमकी भी दिया कि तुम्हारी शादी हो रही तुम्हारी फेस की वजह से, तुम्हारी खूबसूरती की वजह से, इसलिए मैं तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूँ। लेकिन मैंने सोचा कोई इतना बुरा भी कभी किसी के साथ नहीं कर सकता। और मैं पहली बात तो मेन एसेट तेजाब ये सब इतना मैं जानती ही नहीं थी। मैं अपनी लाइफ में ही व्यस्त थी, मस्त थी। मुझे क्या पता कि ऐसा भी हादसा होता है, अटैकर मतलब ऐसे भी होते हैं क्राइम। तो उसने धमकी दी 2-3 बार और एक बार मैं जॉब से लौट के आ रही थी तब उसने मेरे ऊपर अटैक कर दिया था। तो आप जॉब करती थी? जी आपकी शादी तय हो गई थी उस वक्त? जी, मेरी शादी तय बात हो गई थी पक्की, बस ये था कि शादी का हम लोग को डेट वेट करना था। जी तो उसके बाद अटैक के बाद आपका इलाज चला होगा लंबा? कब काफ़ी तक? लंबा मेरा इलाज चला। यही पैसों की भी दिक्कत थी, फिर बीच में घर आ जा रहे थे, फिर जब थोड़े पैसे अरेंज किए फिर अस्पताल के चक्कर लग रहे थे मेरे। कितनी सर्जरीज हुई थी? मेरी 4-5 सर्जरी हो चुकी थी तब, और मेरे घर के फैमिली के 5-6 लाख लग चुके थे स्टार्टिंग में ही, और सर्जरी होनी थी। मेन तो पैसों की दिक्कत थी, तो इसीलिए मैं घर पे ही आ गई थी। उसके बाद क्योंकि आपकी शादी तय हो गई थी, अटैक के बाद क्या हुआ? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि अटैक के बाद चीज़ें बदल जाती हैं, लोगों का नज़रिया बदल जाता है। उसके बाद क्या हुआ? मेरे साथ तो मेरी तो लव मैरिज ही हो रही थी, लेकिन जो मेरे लवर्स थे उनका कहना है कि आज तुम्हारे साथ ये क्राइम हुआ, कल मेरे साथ कोई हादसा हो जाता, क्या तुम मेरा साथ छोड़ देती है? मैंने कहा नहीं। तो कह रहे मैं क्यों छोड़ दूँ तुम्हारा साथ? तो उन्होंने अपने घर वाले अपनी फैमिली को समझाया, फैमिली वाले भी मान गए, मतलब उनका पूरा सपोर्ट रहा। उन्होंने कहा कि मैंने प्यार तुमसे किया है, तुम्हारे चेहरे से नहीं किया है। कल को तुम अभी ऐसी हो, कल को शादी के बाद तुम्हारे साथ कुछ होता था क्या मैं तुम्हारा साथ छोड़ देता? तो उन्होंने मुझसे शादी की और अभी भी मेरे साथ अच्छा साथ मतलब निभा रहे हैं। मेरी छोटी बेबी भी है और मेरा फुल सपोर्ट कर रहे हैं, और मेरा अभी केस भी चल रहा है। उसको कोई सज़ा वज़ा मिली, कोई कार्रवाई हुई उस पर? जी 10 महीने जेल में रहा, बेल पे बाहर है और मेरा केस चल रहा है अभी। अब देखिए सर लोग ने वकील कराया है, बस मुझे इंसाफ ही चाहिए। कब मैं छाव फाउंडेशन में आप हैं? उन्हें मैं अब जुड़ी हूँ तो मैंने सर लोग से बोला मुझे वकील चाहिए, क्योंकि जो भी वकील मिल रहा था मुझे कोई ढंग का नहीं मिला। सब ने मुझसे धोखाधड़ी की और मतलब कोई भी केस उस तरीके से नहीं लड़ा जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अब सर लोग ने जो वकील करवाया है तो मैं उम्मीद रखती हूँ वो वकील मेरा केस अच्छे से लड़े और मुझे इंसाफ दिलाए। वो जो अटैकर था वो अभी भी आपके एरिया में वही रहते हैं जहाँ रहते थे पहले? मेरे तो शादी जहाँ होगी, मैं राजाजीपुरम में रह रही हूँ, वो तो आलमबाग में रहता है। जी अभी भी आप चाहती हैं कि जो 10 महीने की सज़ा थी वो बहुत कम थी, आप चाहती हैं कि उनको? उसको तो वो 10 महीने बस गया ही था जेल में, उसको सज़ा तो अब मेन होनी है ना, सज़ा अभी तक हुई नहीं कुछ उसको। यही है कि 2-3 बार उसने मुझे धमकी भी दी लेकिन मैंने नहीं माना। हाँ, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब उसने बोला था कि केस वापस ले लो, मैं तुम्हारा इलाज करा दूंगा, ये कर दूंगा, मैं तुम्हारा इलाज करा दूंगा। जब उसने ये बोला मैंने कहा मेरी पहले जैसी लाइफ दे दोगे, मेरा पहले जैसा फेस दे दोगे, और जो मैंने तकलीफ दर्द झेला है इतने सालों में क्या वो मुझे वापस कर पाओगे? मेरी जो लाइफ थी मैंने कहा नहीं, जितने तुमने मेरे ऊपर ऐसे डाला उतना ही वो तुम डबल अपने ऊपर डाल लो, तब पता चलेगा तकलीफ क्या होती है। जो घर वाले उनकी बीवी बच्चे वो अभी भी उनके साथ रहते हैं? हाँ, उनका सपोर्ट वही होता है कि जो क्राइम करता है उनका तो फैमिली सपोर्ट करती है, और जो विक्टिम होती है उनको तो 4 समाज फैमिली सब लोग का सपोर्ट ना मिलके उल्टा 4 बातें ताने मिलते, क्योंकि वो गर्ल्स होती है, लड़की एक होती है, इसलिए उसको समाज के ताने और बातें सुननी पड़ती है। आपके मामले में लेकिन आप बहुत लकी रही, आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। जी हाँ। बेटी का नाम क्या है आपकी? मेरी बेटी का नाम निकनेम हम लोग निक्कू बोलते हैं और नितिका नाम है। जी थैंक यू सो मच कविता, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आपके हस्बैंड ही इज़ अ ट्रूली हीरो। ये इनका कैफ़े का एरिया है और काफ़ी खूबसूरत सा है, और यहाँ बीच बीच में सारे सर्वाइवर्स की आपको स्टोरी मिल जाएगी। जैसे देखिए हमने गरिमा से बात की, कुंवरदेव से बात की, गुड़िया भी हैं, इस तरीके के सारे सर्वाइवर्स की यहाँ फ़ोटो लगी हुई है। ये देखिए
इन सब की यहाँ पे फ़ोटो लगी हुई है। और ये यहाँ इनके जो कैफ़े है उसको भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगी। और यहाँ बुक्स भी रखी हैं, अगर आप खाली टाइम में आते हैं तो पढ़ने के लिए आपकी पूरी व्यवस्था है। आ जाइए, प्लीज़ आइए। आपका नाम? कविता। कविता। कविता, आपका किचन दिखा सकती है हमें? बिल्कुल, कैसे काम करते हैं आप लोग? अच्छा अच्छा, अंदर जाने के लिए मुझे भी कैब चाहिए होगी? हाँ, नहीं ले आइए क्योंकि अंदर खाना बन रहा है। तो क्या क्या होता है यहाँ मेन्यू में, क्या क्या रहता है? मेन्यू में बहुत चीज़ें हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब है। सब है। जी। कितने यूजुअली कितने कस्टमर्स आ जाते हैं? भीड़ रहती है यहाँ पे? बारिश वारिश होती तब ज़्यादा भीड़ हो जाती है, और अभी तो धूप है, गर्मी हो रही तो कम ही कस्टमर आते हैं। शाम तक शायद थोड़ी बहुत भीड़ हो जाए। कस्टमर का भरोसा भी नहीं है कब अचानक भीड़ चली आए। तो अभी आप लोग थोड़े फ्री हैं, कस्टमर्स आ जाएंगे तो हमारे लिए वैसे अच्छा है। हाँ, आपके लिए अच्छा है। चलिए, इंटरव्यू हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। नहीं पर मैं चाहती हूँ आपके कस्टमर्स आए। अगर कल आप आते ना तो हम लोग आपसे बात भी कर पाते। कल बहुत ज़्यादा कस्टमर। सैटरडे संडे अच्छा, इसे पहनना हो गया? हो गया। चलिए, थैंक। चलिए आइए। ये इनका किचन है। शेक वगैरह बनाते हैं। ओके, इसमें माहिर कौन है? शेक सबसे अच्छा कौन बनाता है? अरे मतलब ऐसा कुछ नहीं है। ड्राइवर्स में से तो सब मतलब थोड़ा थोड़ा सब बना लेते हैं, पर वैसे हमारे एक सर मतलब वो जो किचन मैनेजर है वो बनाते हैं। सर वो किचन मैनेजर है, वही वो बनाते हैं सबसे सब। अच्छा शेक बनाते हैं। अच्छा, और ये आपकी किचन, ओ किचन तो काफ़ी बड़ा है आपका। जी। ओह वाह, ये किचन है। किचन है। ओके, और यहाँ पे कटलरीज और बहुत। ये भी है, ये हमारे मैनेजर है। अच्छा, ये आपके मैनेजर हैं। मैनेजर है। हेलो सर, आपका नाम? मेरा नाम प्रमोद है। प्रमोद जी। अच्छा, तो ये आप मैनेज करते हैं यहाँ का सारा जो जी जी system जी, है? जो भी आता है, जैसे जो भी मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स है और जो वो चीज़ है तो वो हम मेंटेन करते हैं, उसको पूरा रिपोर्ट के साथ अच्छे से मेंटेन करते हैं, जिससे कि हमारा जो पोर्शन है, जो भी पनीर की डिश, कोई भी डिश है तो वो अच्छे मतलब एक मेंटेन क्वालिटी के साथ अच्छे से, मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ अच्छे से मेंटेन हो सके। मतलब पूरी तरह से आप ये ख्याल रखते हैं कि जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई होके जाए। जी जी जी, फुल। और गेस्ट का सेटिस्फेक्शन और शीरोज़ का सेटिस्फेक्शन। थैंक यू वेरी मच। आपका नाम? सॉरी मैं भूल गई। कविता। कविता, आप यहाँ पे काम करती हैं, कब से काम कर रही हैं आप यहाँ पे? मुझे 4 साल हो रहा है। 4 साल हो गए यहाँ पे आपको काम करते हुए। यहाँ जो गेस्ट आते हैं, जो लोग आते हैं, उनका आपके प्रति ट्रीटमेंट कैसा होता है? वो आपको कैसे देखते हैं? कस्टमर तो मेरे से फिलहाल जो भी कस्टमर मिला है मुझसे बहुत अच्छे से, तमीज़ से, प्यार से बात किया है। बहुत कस्टमर तो बेटा कह के बोलते तो और अच्छा लगता है। जैसे जो बुजुर्ग कस्टमर हैं सब लोग मतलब प्यार से बेटा करके बोलते तो जैसे लगता है हाँ, और तमीज़, बहुत इज्जत से, जैसे घर में नहीं उस तरीके से लगता है। तो यहाँ जितने भी कस्टमर्स आते हैं वो बहुत इज्जत और तमीज़ से बात करते हैं, ये आपको अच्छा लगता है? जी। इससे पहले आप कहीं काम करती थी? जी। वहाँ का माहौल अलग था? नहीं, वहाँ के तो ऑनर मुझे समझिए एक तरफ से बेटी की तरीके मानते थे, पूरा कैश संभालने, पूरा मतलब हर चीज़ देख, कहते थे कि आप ही देखिए। वहाँ पे भी ठीक ही था। मैंने मतलब जहाँ जहाँ किया है मेरे लिए तो वहाँ के ऑनर मतलब सबसे बेस्ट मेरे लिए थी। हाँ। चलिए कविता, थैंक यू सो मच। आपने अपने किचन में घुसने दिया सबसे पहले तो। और तो ये है सभी जितने भी आप देख सकते हैं कॉफ़ी। ओके, ये मैं उतार दूँ ना? तो ये सारे जितने भी हैं ये शीरोज़ के हीरोज़ हैं, यानी हीरोज़ ऑफ शीरोज़। कविता, रेशमा, आपका नाम? गुड़िया। ये सभी हैं। आपका नाम? कुंती। कुंती। तो ये सभी जो हीरोज़ इस वक्त हैं हमारे साथ, आ जाइए, आप भी आ जाइए। इन सभी हीरोज़ को आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। ये है शीरोज़ के हीरोज़। आगरा में भी आपकी एक ऐसी कैफ़े है? जी जहाँ से शुरुआत की थी। और हम आगरा भी जाएंगे तो मैं चाहूँगी कि आप लोगों के जितने भी ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ भी जो कैफ़े है उसको भी हम कवर करें, उन लोगों से भी मिले। और आज आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा, आपकी स्टोरी सुन के, और उसके बाद आप लोगों ने जिस हिम्मत से काम किया है ना वो देख के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। देखते रहिए बहुजन टीवी इसी के साथ, और अगली बार ऐसी ही एक अलग स्टोरी के साथ आपको दिखाएंगे। साथ ही जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं, लखनऊ और उत्तर प्रदेश के चुनावी हाल पर भी बात करते रहेंगे। धन्यवाद।